एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की हिंदी का चैप्टर 3 आपका बस की यात्रा, जिसके राइटर हैं आपके हरिशंकर प्रसाई जी। ये जो चैप्टर है आपका बस की यात्रा, ये चैप्टर आपका हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग लेखन है, जिसमें उन्होंने परिवहन निगम की जो हमारी बसें हैं उसकी खस्ता हालत के बारे में व्यंग किया है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो लेखक हैं और उनके जो मित्र हैं वो बस के दौरान जिस भी तरह की परेशानियाँ झेलते हैं, जो भी उनको परेशानियां आती है, उसी का ये पूरा अनुभव है। उन्होंने अपने अनुभव को इस कहानी में दर्शाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पांचों मित्रों ने तय किया, यानी राइटर और उनके जो फ्रेंड होते हैं सभी ये तय करते हैं कि शाम 4 बजे की बस से चले, कि शाम की 4 बजे जो बस आती है उससे हम चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो वो कहते हैं क्योंकि हम में से 2 लोगों को काम पे जाना था, इसीलिए इस वाली बस से जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोगों ने सलाह दी, यानी लोग उन्हें कहते हैं कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो लोग उनको सलाह देते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस बस से नहीं जाते। तो वो लोग पूछते हैं क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, डाकू नहीं मिलते, ये बस ही डाकिन है, यानी इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर किसी को टाइम पे पहुंचना हो तो वो पहुंच नहीं सकता, और क्या पता पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे, इतनी बुरी हालत है इसकी। ठीक है, हर 2 मिनट में बंद हो जाती है, तो इसीलिए उन लोगों ने इसे डाकिन कहा है। उसके बाद है आपका कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब राइटर उस बस को देखते हैं, उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि उसे देखते ही उनके मन में उसे लेके श्रद्धा उमड़ पड़ती है। खूब वयोवृद्ध, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी इतनी पुरानी थी, यानी इतनी बुरी हालत थी, उसको कभी ठीक से रखा नहीं गया, उसकी कभी मरम्मत नहीं करवाई गई, इसीलिए इतने ज़्यादा उस पर निशान पड़े हुए थे। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वो बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से वैसे ये बात कहते हैं कि लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, मतलब बेकार हो चुकी थी। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? वो कहते हैं कि ये बस सिर्फ अब मतलब एक साइड रखी जा सकती है, इसकी पूजा की जा सकती है, इस पर कोई सवार नहीं हो सकता, ये इस लायक नहीं है अब। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो जो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? वो कहते हैं बिल्कुल अपने आप चलती है, क्योंकि जब राइटर उस बस को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये चलने लायक तो है नहीं, ये बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो वो पूछते हैं कि क्या ये चलती है? तो वो बिल्कुल अकड़ से कहते हैं बिल्कुल चलती है, अपने आप चलती है। तो वो कहते हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। फिर उनके जो एक फ्रेंड होते हैं डॉक्टर मित्र, वो कहते हैं कि अरे डरो मत, चलो चलते हैं, ये बस जो है वो बहुत अनुभवी है, यानी इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। वो कहते हैं कि हम नई नवेली, यानी जो नई बसें होती हैं बिल्कुल चमकती धमकती अच्छी वाली जो बसें होती है, हम उससे ज़्यादा इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वैसे ये इतनी चली है कि इसको बड़ा एक्सपीरियंस है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सब लोग हिम्मत जुटा के बैठ जाते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उसके बाद जो लोग उनको छोड़ने आए थे, यानी राइटर उनके फ्रेंड्स को, वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे अब आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं और आज के बाद फिर कभी मिलना नहीं होगा। उनकी आंखें कह रही थी, वो बताते हैं कि उनकी आंखें हमको ऐसे देख रही थी जैसे कि वो कहना चाहती हैं, उनकी आंखें कहना चाहती हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो वो कहते हैं कि उनकी आंखें ऐसा लग रहा था, ऐसा कह रही थी जैसे कि जो इस दुनिया में आया है एक दिन मर जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फिर फकीर हो, सबको जाना है। आदमी को मरने के लिए तो बस एक साधन चाहिए। ठीक है, निमित्त का मतलब एक साधन चाहिए। तो लगता है आप लोगों का साधन ये बस ही है। ठीक है,
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। फिर वो कहते हैं कि जो इंजन था वो सचमुच स्टार्ट हो गया, उनको इस बात का भरोसा तो नहीं था लेकिन स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, कांच बहुत कम बचे थे। तो वो कहते हैं कि जब इंजन स्टार्ट हो गया था तो इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हिलते हैं ना, तब जैसी कंपन होती है, ऐसा लग रहा था पूरे इंजन में ही, मतलब पूरे बस में ही पूरा मतलब इंजन रखा हो, सारे जितने भी लोग थे वो बिल्कुल इंजन के पार्ट्स की तरह हिल रहे थे। ठीक है, वो कहते हैं कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें उनसे हमें बचना था। वो कहते हैं कि कांच तो थे नहीं और जो थोड़े बहुत बच गए थे, शेष रह गए थे, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए क्योंकि जो कांच थे वो इस तरह से हिल रहे थे कि टूट के लग सकते थे, इसीलिए वो दूर बैठ जाते हैं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो बस में वो इंजन इतना हिल रहा था क्योंकि ख़राब हो चुका इंजन था, बेकार सा इंजन था, तो बिल्कुल इस तरह से काँप रहा था कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल सीट के नीचे ही इंजन रखा हो। बस सचमुच चल पड़ी। वो कहते हैं कि हमको विश्वास नहीं होता है लेकिन बस सच में चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। वो बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के टाइम पे, उस टाइम पे ये ज़रूर जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कोई भी हिस्सा किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, असहयोग। ठीक है, असहयोग करना यानी कि सहयोग ना करना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी सब एक दूसरे का उल्लंघन कर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर भेदभाव मिट गया। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो वो कहते हैं कि इतनी बुरी हालत थी, बाहर से तो उसकी हालत बेकार थी, अंदर से भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सीट की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर आप सीट को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सीट बॉडी से कभी दूर जा रही है, कभी बॉडी सीट से दूर जा रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सीट पे बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो अब जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें भी छेद हो चुका, तो उसकी भी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ठीक है, और अब राइटर को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जो है बस कंपनी के जो हिस्सेदार है वो इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसके बाद नली से उसको पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे छोटा बच्चा दूध की बॉटल से दूध पीता है ना, बिल्कुल उस तरह से। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। वो कहते हैं कि मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। जो ब्रेक था वो फेल हो चुका था, जो स्टीयरिंग था वो टूट चुका था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। वो कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ पे भरोसा नहीं था। जो स्टीयरिंग था वो टूट चुका था, जो ब्रेक थी वो फेल हो चुकी थी। बाहर बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, यानी प्रकृति बहुत सुंदर लग रही थी। हरे भरे पेड़ भी थे जिन पर पक्षी बैठे थे। ठीक है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। बाहर उनको हर चीज़ सुंदर तो लग रही थी लेकिन जितने भी पेड़ थे सारे के सारे राइटर को अपने दुश्मन के समान लग रहे थे। क्यों दुश्मन के समान लग रहे थे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं बस किसी पेड़ से जाके टकरा ना जाए, क्योंकि उसका जो ब्रेक है वो तो फेल हो चुका है, वो कहीं भी जाके टकरा जाएगी, उसका कोई भरोसा नहीं। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। उनको लगता कि अब ये पेड़ बच गया, अब अगले पेड़ से टकराएगी, अब अगले पेड़ से टकराएगी। उसके बाद जब वो झील को देखते तो उनको ऐसा लगता कि जैसे कि बस जो है वो उसमें डुबकी लगा लेगी, उसी में जाके डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। वो कहते हैं कि फिर अचानक से बस रुक जाती है, बार बार वो रुकती रहती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। फिर वो जो ड्राइवर होते हैं वो बहुत सारी आइडियाज़ लगाते हैं पर वो दोबारा चलती नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब फिर से उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू हो जाता है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो उसके जो
उसके जो हिस्सेदार होते हैं वो कहते हैं अरे अरे बस तो बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इत्तेफाक की बात है, यानी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। छिड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। वो कहते हैं कि ऐसी चांदनी की रात में ये जो बस थी वो मुझे बड़ी ही दयनीय लग रही थी, यानी उसको देखते इतनी दया आ रही थी कि क्या कहूँ। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, हमें गलानी हो रही थी, यानी हमें दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चल रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी अगर ये मर गई, इसके पुर्जे पुर्जे एकदम अलग हो गए, तो इस बयाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि, यानी इसका जो काजकर्म होता है मरने के बाद जो अंतिम संस्कार है वो करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ऐसे थकी हुई लग रही थी, इतनी ज़्यादा वृद्ध लग रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था अगर इसकी डेथ हो गई तो इसके बाद इसका जो भी अंतिम संस्कार होगा वो भी हमें ही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब जैसे जैसे बस आगे जा रही थी उसकी स्पीड जो थी वो बिल्कुल कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अब धीरे धीरे उसकी जो लाइट्स वगैरह थी वो भी जाने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब जैसे तैसे जो बस थी वो बस जैसे तैसे बस रेंगने का काम कर रही थी, धीरे 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 बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल साइकिल की स्पीड से भी शायद कम चल रही हो, साइकिल भी उससे आगे चली जाए इतना धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो वो बिल्कुल एक साइड हो जाती, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कहना चाहती हो किसी गाड़ी से अरे आप निकल जाओ यार, अब तो मेरी वो उम्र ही नहीं रही बेटी, अब तो मेरी वो उम्र ही नहीं रही कि मैं आपकी तरह तेज चल सकूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस बैठ गया। तो वो कहते हैं कि एक पुलिया के ऊपर अभी हम पहुंचे ही थे कि जो एक टायर था वो फिस से मतलब टायर भी पंचर हो गया। अब वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। वो कहते हैं एक तो अच्छा हुआ कि धीरे धीरे चल रही थी, अगर तेज चल रही होती ना तो सीधा नाले में ही गिरना था हम सबको। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो कहते हैं कि पहली बार मैंने उसकी तरफ, यानी जो उस कंपनी के हिस्सेदार थे, जो उस कंपनी में सवार थे और रोज उसी बस से चलते थे, उनकी तरफ वो श्रद्धा भाव से देखते हैं पहली बार। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो टायर की हालत बहुत अच्छे से जानते हैं, बस की हालत भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत का और इसके बलिदान की भावना जो है इसका सही तरह से यूज़ नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी इससे उनका मतलब था कि उनको अच्छे से पता था कि मैं कभी भी मतलब इस बस का कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हर रोज़ अपनी जान हथेली पे रख के उस बस से मतलब सब रोज ही सफ़र किया करते थे। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी हिम्मत वाली बात है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, वो कहते हैं कि अगर बस नाले में गिर जाते और हम सारे मर जाते तो देवता यानी जितने भी भगवान हैं बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, जो हिस्सेदार थे बस के उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया वह टायर नहीं बदला। वो कहते हैं कि सारे भगवान हाथ पसार के इनका इंतज़ार करते कि वाह वो आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी, एक टायर के लिए जान दे दी, लेकिन उसने जो टायर था उसको नहीं चेंज किया। ठीक है, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। उसके बाद जो उनके पास घिसा हुआ पहले का टायर था जो शायद पहले पंचर हुआ उसको दोबारा उन्होंने लगा दिया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब राइटर कहते हैं अब हमने टाइम पर पन्ना पहुंचने की, जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो कहते हैं कि पन्ना क्या, अब तो हमने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनको लग रहा था कि अब इस लोक से सीधा परलोक में जाना है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक को प्राणायाम कर जाना है। वो कहते हैं ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी इसी में कट जाएगी जिस हिसाब से ये चल रही है, और चलते चलते सीधा अब हम इस लोक से प्रलोक में चले जाएंगे, मतलब मर के सीधा अब भगवान के पास जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गया धीरे धीरे, क्योंकि उसमें बैठे बैठे अब उनकी बेताबी, उनका तनाव सब कुछ ख़त्म हो गया।
हम बड़े इत्मीनान से यानी बड़े ही आराम से घर की तरह बैठ गए। अब वो लोग यानी राइटर और उनके जो फ्रेंड होते हैं वो बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं जैसे कि घर पे बैठे हों। चिंता जाती रही यानी उनकी सारी चिंता धीरे धीरे ख़त्म हो गई और हंसी मजाक चालू हो गया, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, अब तो सीधा प्रलोक में ही जाना है, जहाँ पर हमें पहुँचना है वहाँ तो हम पहुँचेंगे नहीं। तो छोड़ो इतना टेंशन क्या लेना, जो होगा देखा जाएगा। आराम से वो लोग बैठ जाते हैं जैसे कि घर पर बैठे हों और धीरे धीरे हंसी मजाक चलता रहता है और फिर उनको जहाँ पहुँचना है फिर वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से हरिशंकर प्रसाई जी ने इसको लिखा है, जैसा कि हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और भाषा की बात के जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।